नमस्कार दोस्तों। कल हमने प्रश्नावली 11 समरूपता का एक भाग पढ़ा था। आज हम उससे आगे समरूपता का ही दूसरा भाग पढ़ते हैं। जो बचे हुए सवाल हैं उनको किस प्रकार से अपने टेस्ट में से हल करते हैं, आइए देखते हैं। प्रश्नावली 11 समरूपता। जो नेक्स्ट सवाल है वो है 9वां सवाल है, समलंब चतुर्भुज के लिए है ये। ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसकी AB जो भुजा है वो समांतर है DC के। AB और DC समांतर है आपस में तथा इसके विकर्ण एक दूसरे को O पर प्रतिच्छेद करते हैं। O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो हमें सिद्ध क्या करना है, दर्शाइए AO बटा BO बराबर प्रूव करना है CO बटा DO। किसी भी सवाल को हल करने के लिए सवाल समझ में आना बहुत जरूरी है। अगर हमारे सवाल समझ में आ जाता है तो आंसर उसका हमें काफी हद तक आ जाता है। तो नेक्स्ट है किसी भी सवाल को सही ढंग से हल करने के लिए हमें सवाल समझना जरूरी होता है। अगर हमें सवाल सही ढंग से समझ में आ जाता है तो फिर आंसर देने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। तो इसने लिखा कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। तो मैंने एक समलंब चतुर्भुज बनाया। ये देखिए, इसको अपन कह देते हैं A, B, C और ये D। अब ये कह रहा है कि इसके जो AB और DC जो भुजा है, AB और DC, ये दोनों क्या है, समांतर है। तो हमने इनको क्या कर दिया, दोनों को समांतर कर दिया तथा इसके विकर्ण O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो विकर्ण तो ये हुए, ये इसका पहला विकर्ण हो गया और ये इसका दूसरा विकर्ण हो गया। ये O पर एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। अब हमें ये सिद्ध करना है। तो देखिए, सबसे पहले वही आते हैं, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ABCD एक समलंब चतुर्भुज है व इसके विकर्ण एक दूसरे को O पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये हमें दिया हुआ है। तो दिया हुआ में मैंने आपको पहले बताया कि जो सवाल में दिया हुआ है उसके हिसाब से आप अपनी भाषा बनाकर लिख सकते हो। उसके बाद में आते हैं सिद्ध करना। तो सिद्ध करना में सीधा का सीधा यही लिख देंगे। क्या लिख देंगे कि क्या सिद्ध करना है, AO बटा BO बराबर है CO बटा DO। ये हमें सिद्ध करना है। अब आगे नेक्स्ट देखिए, इसमें अपन एक रचना करते हैं। रचना क्या करते हैं, मैंने एक और रेखा खींची। ये जो रेखा मैंने खींची है ये CD और AB दोनों के समांतर है। ये रेखा भी क्या है, इन दोनों के समांतर है। इसको भी अपन एक नाम दे दें, ABCD, चलो F दे देते हैं। इसको अपन ने एक नाम दे दिया F। अब देखिए, अपन बारी बारी से, एक तो अपन को त्रिभुज दिख रहा है DBA और एक DAC। ये दोनों त्रिभुज अपन बारी बारी से लेते हैं और इसके अंदर अपन थेल्स प्रमेय लगाते हैं। तो पहले अपन जो त्रिभुज ले रहे हैं, त्रिभुज DAB। तो मैं यहां पर लिख देता, यहां पहले रचना में लिख देते हैं OF एक रेखा किसके समांतर खींची, DC के समांतर, DC के समांतर खींची। अब आते हैं उपपत्ति में। पहले अपन ने लिया त्रिभुज DAB।
तो मैंने यहाँ पे लिखा त्रिभुज DAB में, देखिए DAB कहां से कहां तक है, ये और ये जो त्रिभुज है वो अपन ने लिया। तो इसमें देखिए दो भुजाएं ये समांतर है, त्रिभुज DAB में FO और AB दो समांतर है, तो अपन इस त्रिभुज के अंदर थेल्स प्रमेय लगा सकते हैं। तो हमारी इसमें थेल्स प्रमेय क्या हो जाएगी, DF बटा FA आता है, DF बटा FA बराबर क्या हो जाएगा, DO बटा OB, DO बटा OB। ये अपन ने एक त्रिभुज में ये प्रमेय लगा के अपन ने ये समीकरण नंबर 1 हासिल की, समीकरण नंबर 1। अब अपन दूसरा त्रिभुज लेते हैं DAC, त्रिभुज DAC। तो मैंने यहां पर लिया दूसरा त्रिभुज। अब देखिए DAC में भी क्या है, OF समांतर है CD के, तो इसमें भी ये दो क्या है, एक दूसरे के समांतर है, तो इसमें भी अपन समानुपातिक प्रमेय लगा सकते हैं। तो दूसरा त्रिभुज है, इसमें अपन समानुपातिक प्रमेय लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, वही DF बटा F है, DF बटा F है बराबर क्या हो जाएगा, CO बटा OA। बराबर क्या हो जाएगा अपने CO बटा OA। अब देखिए ये अपनी समीकरण नंबर 2 हो गई। समीकरण 1 व 2 से DF बटा F है, DF बटा F है, तो इन ये दोनों के आपस में क्या हो गए, एक दूसरे के बराबर हो गए, CO बटा OA और DO बटा OB, ये भी एक दूसरे के बराबर हो गए, DO बटा OB बराबर CO बटा OA। लेकिन हमें प्रूव क्या करना था, AO बटा BO, जबकि हमारे पास तो DO बटा OB आ रहा है, या BO कह सकते हो आप इसको, OB या BO एक ही बात है। तो अगर हम वज्र गुणा करते हैं तो ये दोनों गुणा होंगे, यानी इसको चाहे यहां लिख दो, इसको यहां लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, OA को यहां लिखते हैं और DO को यहां लिखते हैं, तो OA बटा OB बराबर OC बटा ये O, ये D यहां पर आ गया, इसको यहां लिख दिया, इसको यहां लिख दिया, तो ये हमें जो प्रूव करना था वो हमारे पास आ गया। एक समलग्न प्रूव में हमें ये सिद्ध करना था AO बटा BO बराबर CO बटा DO। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, यदि दो त्रिभुज अपने पास, देखिए क्वेश्चन नंबर 11.3 में आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर उसका 2 है। दो त्रिभुज अगर हमें दिए हुए हैं, ये कह रहा है त्रिभुज ABC और DEF, तो त्रिभुज ये A, ये B और ये C, ये D, ये E और ये F, ये हमें दिए हुए हैं। कोण A बराबर कोण D, कोण A बराबर कोण D दिया हुआ है, कोण B बराबर कोण F दिया हुआ है। तो क्या त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के? इसका कारण बताइए। चलिए हम देखते हैं, कोण A बराबर कोण D, ये कोण A बराबर है कोण D के, यहां तक तो सही है। समरूप त्रिभुजों में अगर AA समरूपता की कसौटी के हिसाब से अगर दो कोण भी समरूप होते हैं, किन्हीं भी दो त्रिभुजों में दो कोण समान होते हैं, तो भी हम उन्हें समरूप कह सकते हैं। तो एक कोण तो ये संगत कोण बराबर है, ये सही है। B और F, ये कोण B बराबर होना चाहिए कोण E के, इसका संगत कोण कौन सा है, कोण E है, लेकिन कोण B किसके बराबर है, कोण F के, तो ये संगत कोण इसका नहीं हुआ।
अतः ये दोनों त्रिभुज समरूप नहीं है। कोण B बराबर कोण E होना चाहिए था, होना चाहिए, परंतु कोण B बराबर कोण F है। अतः त्रिभुज ABC समरूप नहीं है त्रिभुज DEF के। ये अपन ने इसका कारण दिया। ये छोटा क्वेश्चन था। नेक्स्ट है, समान कोणिक त्रिभुजों से क्या तात्पर्य है। देखिए, समान कोणिक त्रिभुज किसे कहते हैं मैं वैसे ही बता दूं। जिन त्रिभुजों के संगत कोण समान हो वो समान कोणिक त्रिभुज कहलाते हैं। आप ये परिभाषा लिख लीजिए। समान कोणिक त्रिभुज किसे कहते हैं, इतना ही है। जिन त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हो समान कोणिक त्रिभुज कहलाते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं। हमें एक आकृति दी हुई है। आकृति में PQ और RS समांतर है, में PQ व RS समांतर है। तो सिद्ध कीजिए त्रिभुज POQ समरूप है त्रिभुज SOR के। देखिए, ये दोनों त्रिभुज, अपन पहले आकृति बना लेते हैं। जो आकृति दी हुई है वो ये कुछ इस तरह से है। इसका नामकरण दिया हुआ, ये P है, ये Q है, ये R है और ये S है और बीच में आपका ये यहाँ पर O है। तो PQ और RS समांतर है। ये PQ और ये RS ये दोनों एक दूसरे के क्या है, समांतर है। तो सिद्ध क्या करना है कि POQ और SOR ये जो दोनों त्रिभुज आपको दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों क्या करने हैं, हमें समरूप सिद्ध करने हैं। तो देखिए, समरूप सिद्ध करने के लिए आपको बताया, या तो भुजाएं समानुपात में हो या आप दो कोण इक्वल कर दें, कोई भी दो कोण बराबर कर दें तो भी हम इन्हें समरूप सिद्ध करते हैं। तो दो कोण देखिए हम कौन से बराबर सिद्ध करते हैं। त्रिभुज POQ व त्रिभुज SOR में देखिए, कोण POQ बराबर है कोण ROS। ये जो दोनों कोण बराबर है, देखिए ये कोण और ये कोण बराबर है, क्योंकि ये दोनों क्या है, शीर्षाभिमुख कोण, जिनके शीर्ष एक दूसरे की तरफ हो, एक दूसरे के अभिमुख हो, शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। और शीर्षाभिमुख कोण सदैव बराबर होते हैं। तो मैंने क्या लिखा, देखिए यहां पर एक बात और ध्यान देने की जरूरत है कि POQ जिस कोण को मुझे इक्वल करना है उसको देखिए बीच में लिखना होता है। ये छोटी क्लासों में आपको बात बताई जाती है, फिर भी कई बच्चे इसको गलत लिख देते हैं। इसको आप PQO लिखेंगे तो फिर अपन इसका मतलब हुआ कि बीच में Q लिखा है तो Q के बारे में बात कर रहे हैं। तो अपन को यहाँ पे ये कोण O इक्वल करना है, इसका भी कोण O है तो O को बीच में रखेंगे, कोण POQ बराबर कोण ROS लिखेंगे इसको। कारण क्या है, इसका क्यों बराबर है,
शीर्षाभिमुख कोण एक दूसरे की तरफ ये कोण है। अब देखिए दूसरा कोण, कोण Q बराबर कोण R। कोण Q और कोण R बराबर क्यों है? एकांतर कोण। ये दोनों क्या है अपने? एकांतर कोण है। ठीक इसी तरह से कोण P और कोण S भी बराबर है। कोण P बराबर कोण S, ये भी क्या है? एकांतर कोण है। देखिए एकांतर कोण किसे कहते हैं? दो समांतर रेखाओं के बीच में, एकांतर कोण हमेशा दो समांतर रेखाओं के बीच में जो अपन तिरछी लाइन खींचते हैं उसके जो विपरीत कोण होते हैं वो हमेशा एकांतर कोण होते हैं, यानी कि Z की आकृति बनाते हैं। ये देखिए ये आपके पास Z की आकृति बन रही है, ये दोनों रेखाएं समांतर है, और ये भी देखिए ये भी एक Z की आकृति बन रही है, तो इसलिए ये एकांतर कोण कहलाते हैं। तो हमने क्या किया, तीन कोण इक्वल कर दिए। तो ए समरूपता कसौटी से, ए समरूपता कसौटी से त्रिभुज POQ समरूप है त्रिभुज SOR के। ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए? अपन ने सिद्ध किया कि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अगला है कि 12 मीटर लंबाई वाले ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई, भूमि पर छाया की लंबाई कितनी है? छाया की लंबाई 8 मीटर है। उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई, उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 56 मीटर है। 56 मीटर हो तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए 12 मीटर लंबाई, तो ये अपन ने एक ऊर्ध्वाधर मीनार है, इसकी जो लंबाई कितनी है? 12 मीटर है, यहां से लेके यहां तक। और ये क्या है? मीनार की छाया। तो स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 8 मीटर है। छाया की लंबाई इसकी कितनी है? ये कितनी हो गई अपने? 8 मीटर हो गई। ये लीजिए, अपन ने इसको नाम दे दिया त्रिभुज, कुछ भी आपने जो A, B और C। ठीक इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। उसी समय एक और मीनार, अपन एक और मीनार ले लेते हैं, मान लीजिए, ठीक है। उसी समय एक और मीनार की छाया की लंबाई 56 मीटर है। अब इसकी जो छाया की लंबाई है ये क्या है? 56 मीटर है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये अपन ने मीनार की जो ऊंचाई है वो एक बार अपन ने H मान ली, ये त्रिभुज ABC ये DEF मान लिया। क्योंकि मीनार है दोनों तो अपन इनको समरूप मान के चलेंगे और फिर प्रमेय लगाएंगे कि AB बट्टा DF, क्या करेंगे? AB बट्टा DF। और इधर क्या हो जाएगा? अगर BC अपन इसकी भुजा BC ले रहे हैं तो इधर इसकी संगत भुजा क्या हो जाएगी? इसी हो जाएगी। तो इसकी मीनार की मैं बता देता हूं आपको। ये दोनों समरूप किए, तो समरूप के लिए आपको पता है अगर मीनार है तो ये भी 90 डिग्री का कोण है और ये भी 90 डिग्री का कोण है, यानी कि कोण B बराबर कोण F है, बराबर क्या है? 90 डिग्री।
और कोण ई और कोण सी भी बराबर है, कोण ई बराबर कोण सी, ये क्या है, सूर्य के उन्नयन कोण है दोनों, सूर्य के उन्नयन कोण। तो ए समरूपता कसौटी से क्या हुआ, दोनों त्रिभुज क्या हुए, समरूप हुए। ए समरूपता कसौटी से त्रिभुज ए बी सी समरूप हुआ त्रिभुज डी ई एफ के। आगे अब हम इनका मान निकालते हैं। अब जब दोनों ये समरूप हो गए तो अपन इसमें यथार्थ प्रमेय लगा सकते हैं कि ए बी बटा डी एफ आता है, ए बी बटा क्या लिख देंगे, डी एफ बराबर क्या हो जाएगा, बी सी बटा ई एफ, बराबर बी सी बटा ई एफ हो जाएगा। तो ए बी की जगह क्या लिख दूं, 12 बटा डी एफ क्या है, एच बराबर बी सी आपको 8 दिया हुआ है, और ई एफ कितना दिया हुआ है, 56। तो हम यहां पर क्या करेंगे, एच 8h बराबर 12 गुणा 56, और एच बराबर क्या कर देंगे, एच बराबर क्या हो जाएगा, 12 गुणा 56 बटा 8। अब आप इनको काट सकते हो, 4 के पहाड़े से काट सकते हो, 8 और 56 को काट सकते हो। जितना सरल आप छोटे पहाड़े से काट सकते हो उतने छोटे पहाड़े से काटा करो। अगर बड़े पहाड़े याद है तो आप बड़े से काट लिया करो। अगर अपन 2 का भाग देवें तो 2 का भाग इधर 4 बार गया, और 2 का भाग इसमें 6 बार गया। फिर अपन 2 का भाग देवें तो यहाँ पर क्या आ गया, 6, 3 और 2 आ गया। अब इनको क्या करेंगे, 2 का भाग आप फिर 56 में दे सकते हो, 28 बार आया, तो अपने पास आंसर क्या आ गए, 84। ये जो इसकी जो लंबाई होगी वो क्या होगी, 84 मीटर होगी। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। अब देखिए, अब हम आते हैं त्रिभुजों के क्षेत्रफल पे। त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होता है, समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल, समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल उनकी भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। किन्हीं भी 2 समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल उनकी भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो देखिए मैं ये लिख देता हूं, किन्हीं 2 समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल उनकी भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। किन्हीं भी 2 समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल उनकी भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए मैंने एक त्रिभुज लिया ए बी सी, दूसरा त्रिभुज लिया डी ई एफ, ये दोनों आपस में समरूप हैं। अगर दोनों समरूप हैं त्रिभुज, तो अब इनका हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो वह कैसे होगा, तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी, यानी त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, उनकी भुजाओं की जगह आप संगत भुजाएं लिख लीजिए, संगत भुजाओं के, क्योंकि भुजाएं तो आप कोई भी ले लेंगे, संगत भुजा ध्यान रखना है इसको आप। तो अगर इसमें अपन ने भुजा ली बीसी, तो इसकी भुजा संगत भुजा कौन सी होगी, ईएफ होगी। तो संगत भुजाओं के, तो अपन ने संगत भुजा इसकी बीसी ली तो इसकी हो गई ईएफ। संगत भुजाओं के वर्गों के, तो अपन ने इन दोनों भुजाओं को क्या कर दिया, वर्गों के। अनुपात के बराबर होता है, इनको अपन ने बट्टे में लिख दिया, अनुपात हो गया, बराबर होता है तो अपन ने यहां पर बराबर लिख दिया। तो देखिए त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल बराबर होगा बीसी स्क्वायर बटा ईएफ स्क्वायर के, या ए बी स्क्वायर बटा डी स्क्वायर के होगा, या क्या होगा
ए बी स्क्वायर बटा डी स्क्वायर, या क्या होगा एस स्क्वायर बटा डी एफ स्क्वायर, एस स्क्वायर बटा डी एफ स्क्वायर। तो दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल ऐसे संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। अब हम इससे रिलेटेड सवाल करते हैं। ये लाइन आपको याद रखनी होगी कि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। सवाल है दो समरूप त्रिभुजों का संगत भुजाओं का अनुपात, देखिए दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का जो अनुपात है वो कितना है, 4:9 है, 4:9 है। तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:9 है। तो अपन को ये सत्य है या असत्य बताइए। तो उन त्रिभुजों के तो क्षेत्रफलों का अनुपात 4:9 ही लिखा है। देखिए अगर दो त्रिभुज है, एक भुजा 4 है, एक भुजा अगर 9 है, तो इनके जो क्षेत्रफलों का अनुपात है वो क्या होगा, ए बी सी डी ई और एफ, बी सी स्क्वायर बटा ई एफ स्क्वायर होगा। ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटा एरिया ऑफ डी ई एफ बराबर क्या होगा, बी सी स्क्वायर बटा ई एफ स्क्वायर होगा, यानी कि 4 का स्क्वायर बटा 9 का स्क्वायर होगा, यानी कि 16:81 होगा, न कि 4:9 होगा। तो ये असत्य है। तो ये क्या हुआ, असत्य हुआ, क्योंकि ये वर्ग के अनुपात के बराबर होना चाहिए था, जबकि इसने केवल 4:9 लिख दिया था, इसलिए ये असत्य है, गलत लिखा हुआ था। नेक्स्ट सवाल पे दो त्रिभुजों, देखिए कोई दो त्रिभुज है, क्रम से ए बी सी व डी एफ, त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज डी एफ है। यदि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल ए बी स्क्वायर बराबर डी ई स्क्वायर हो है, तो ए बी सी और डी ई एफ, यहां पर लिख देता हूं, त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज डी ई एफ सर्वांग सम होंगे। इनके बीच में सर्वांग समता का निशान लगा देते हैं अपन। ए बी सी व डी ई एफ क्या होंगे, आपस में सर्वांग सम होंगे। ये सिद्ध करना है कि सर्वांग सम होंगे या नहीं होंगे। देखिए कोई भी दो त्रिभुज अगर सर्वांग सम करते हैं, सर्वांग सम और समरूपता में मैंने आपको यह फर्क बताया कि सर्वांग सम में आकार समान होता है, क्या समान होता है, जबकि समरूपता में आमाप समान होता है। अब इसने क्या कहा कि इनका जो अनुपात है ए बी स्क्वायर बटे डी स्क्वायर है, तो क्या ए बी सी और ये डी एफ आपस में सर्वांग सम होंगे। तो देखिए सर्वांग सम में इनका जो अनुपात है वो 1:1 होना चाहिए। सर्वांग समता में अनुपात क्या होना चाहिए, 1:1 होना चाहिए। अगर इक्वल अनुपात नहीं है तो वो सर्वांग सम नहीं हो सकते। और अपना ये सवाल था कि क्या ये सर्वांग सम है क्या। इसने अपन को इनका जो एरिया दिया है वो भी दिया है 9/4। अगर ये 9/4 देते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, 9/4 का होल स्क्वायर यानी कि 81/16 हुआ। ये अलग अलग है, अगर ये समरूप हो सकते हैं। अगर इनका अनुपात इक्वल होता, 81/81 होता या 16/16 होता,
तो ये सर्वांग सम होते हैं, अदरवाइज ये सर्वांग सम नहीं हो सकते, इसलिए ये सर्वांग सम नहीं है। अगला सवाल है अपना, एक ही आधार बीसी पर दो त्रिभुज, यह सवाल आप ध्यान से समझें। एक ही आधार बीसी है, उस पर दो त्रिभुज है, एबीसी व डीबीसी। ए बी सी त्रिभुज, ए बी सी व त्रिभुज डीबीसी है। यदि एडी व बीसी ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो क्या सिद्ध करना है? तो सिद्ध कीजिए एबीसी का क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज डीबीसी का क्षेत्रफल बराबर प्रूव क्या करना है? एओ बटा डीओ। देखिए, ए के आधार पर दो त्रिभुज बने हुए हैं, आधार कौन सा है? बीसी है। तो अपन ने पहले एक ऐसा चित्र बनाया जिसमें ए के आधार पर दो त्रिभुज हो, ए बी, इसको अपन ने सी लिखा और इसको अपन ने डी लिखा। इसके जो विकर्ण है वो अपन ने एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर दिए, किस पर? ओ पर कर दिए। अब सबसे पहले अपन लिखेंगे दिया हुआ है। दिया हुआ, क्या दिया हुआ? दो त्रिभुज ए बी सी और डी सी बी, ए के आधार बीसी पर। देखिए, ये जो त्रिभुज है वो भी, इसका भी आधार बीसी है, और ये जो त्रिभुज है इसका भी आधार क्या है? बीसी है। तो हम दिया हुआ में लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज सी बी डी। त्रिभुज सी बी डी एक ही आधार बीसी पर उपस्थित हैं। अब आते हैं सिद्ध करना में। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध हमें करना है एबीसी का क्षेत्रफल बटा डीबीसी का क्षेत्रफल बराबर एओ बटा डीओ। तो ये लाइन आप सिद्ध करना में ऐसे की ऐसे वापस लिख लेंगे। अब आते हैं रचना में। तो देखिए, इसमें अपन इनको सिद्ध करने के लिए रचना क्या कर रहे हैं? मैं इन दोनों त्रिभुजों में एक एक लंब खींच रहा हूं। लंब का मतलब आप समझते हैं 90 डिग्री का कोण। तो देखिए, एक तो मैंने ये लंब खींचा और एक मैंने ये लंब खींचा। ये दो लंब खींच देते हैं अपन, इसको नाम दे देते हैं एम और एन। ये जो दो लंब खींचे, इनसे क्या हुआ कि ये दो छोटे त्रिभुज और बन गए। आप देखेंगे ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, ये दो छोटे त्रिभुज और बन गए। ये अगर लंब खींचा है मैंने, तो ये कोण कितने डिग्री का हुआ? 90 डिग्री का हुआ। और ये भी कोण कितने डिग्री का हुआ? 90 डिग्री का हुआ। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे? इन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करते हैं। समरूप सिद्ध करने के लिए आपको बताया है कि आपको सिर्फ दो कोण बराबर करने हैं। तो देखिए, इसमें अपन कौन से दो कोण, इन दोनों को समरूप करने के लिए सबसे पहले तो ये दोनों कोण, ये दोनों कोण क्यों बराबर है? अभी पीछे वाले सवाल में अपन ने किया था, शीर्षाभिमुख कोण, यानी कि कोण त्रिभुज ये ले रहे हैं अपन छोटा वाला ए ओ एम, त्रिभुज ए ओ एम व इसमें ले लिया त्रिभुज डी ओ एन। कोण ए ओ एम बराबर है कोण डी ओ एन के। क्यों बराबर है? बराबर अपन लिखेंगे शीर्षाभिमुख कोण। और दूसरा, यहां पर भी अपन ने 90 डिग्री का एंगल मिल गया, यहां पर भी अपन को 90 डिग्री का कोण मिल रहा है, ये अपनी रचना से है। तो कोण एम, कोण ए एम ओ,
AMO बराबर कोण DNO, कोण DNO बराबर क्या है 90 डिग्री। अतः AA समरूपता कसौटी से त्रिभुज AOM समरूप है, यह समरूप का निशान है त्रिभुज DON के। ये दोनों त्रिभुज क्या हुए आपस में समरूप हो गए। अगर ये दोनों समरूप हैं तो हम थेल्स प्रमेय लगा सकते हैं, यानी कि ये भुजा बट्टा ये भुजा यानी AM बट्टा DN। अतः AM बट्टा क्या हो गया DN बराबर इधर क्या हो गया, अब इसकी तो दूसरी भुजा है AO बट्टा OD, AO बट्टा OD या DO एक ही बात है। यह होगी अपनी समीकरण नंबर 1। अब अगली जो समीकरण बनाने के लिए क्या करते हैं, इसको मिटा देता हूं। अपने पास समीकरण नंबर 1 मिल गई। अब देखिए त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC व त्रिभुज BCD में वह ये अपन ने इस बार बड़े वाले दोनों त्रिभुज लिए। बड़े वाले दोनों त्रिभुजों में अपन ने क्या किया, इनका क्षेत्रफल निकालना है। तो एरिया त्रिभुज ABC बटा एरिया ऑफ त्रिभुज BCD। किसी भी त्रिभुज का अगर अपन क्षेत्रफल निकालते हैं तो सूत्र अपने पास क्या होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। क्योंकि अपन के पास 90 डिग्री का एंगल है, इसमें ऊंचाई अपने पास है, तो अपन ये त्रिभुज का सूत्र लगा देंगे 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, और दूसरा 1/2 गुणा इसका भी यही सूत्र लग गया आधार गुणा ऊंचाई लग गया। अब देखिए AR त्रिभुज ABC बटा एरिया ऑफ त्रिभुज BCD इज इक्वल टू 1/2 की जगह 1/2 आ गया गुणा आधार। आधार BC है, दोनों त्रिभुजों का आधार ही BC है, क्योंकि ये सवाल में दिया हुआ था कि एक ही आधार BC पर, तो अपन ने इसका त्रिभुज का आधार लिख दिया BC गुणा ऊंचाई। तो इस त्रिभुज में ऊंचाई क्या है, हाइट क्या है AM है, जो लंब होता है वो ऊंचाई होती है। तो यहां पर इसकी जगह क्या लिख दिया अपन ने AM बट्टा, फिर से नीचे वाले के लिए 1/2 गुणा आधार इसका भी BC है, और AM इसकी जो ऊंचाई क्या है, इसकी ऊंचाई है DN, इसकी ऊंचाई क्या है गुणा DN। अब देखिए 1/2 से 1/2 कट गया, BC से BC कट गया, बचा क्या हमारे पास, बचा ये कि एरिया ABC इधर लिख देता हूं, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज BCD इज इक्वल टू क्या बचा AM बटा DN बचा। क्या बच गया AM बटा DN। अब समीकरण नंबर 2 पे आइए, 1 पे आइए। AM बटा DN किसके बराबर है, AO बटा DO के। तो हम AM बटा DN की जगह क्या लिख सकते हैं, AO बटा DO लिख सकते हैं। अतः समीकरण 1 से एरिया ABC बटा एरिया BCD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा AO बटा DO। यही हमको सिद्ध करना था कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल इक्वल होगा AO बटा DO के। तो ये सिद्ध हो गया, ये सवाल भी हमारा कंप्लीट हुआ। इसको आप ध्यान से देख के दोबारा भी कीजिएगा, बोर्ड में आने लायक अच्छा सवाल है। अगला सवाल है त्रिभुज ABC में DE समांतर BC, DE समांतर क्या है BC है, एवं AD अनुपात DB एवं AD अनुपात DB
बराबर 2:3 है, बराबर क्या है 2:3 है। तो ADE एवं तो त्रिभुज ADE एवं ABC के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। त्रिभुज, ये अपन ने एक त्रिभुज लिया AB और C, इसमें ये अपन ने एक और रेखा खींची D और E। DE और BC क्या है, एक दूसरे के समांतर है। DB का अनुपात कितना है, AD अनुपात DB 2:3 है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। तो देखिए पहले अपन को क्या करना पड़ेगा, इन दोनों त्रिभुजों को समरूपसित करना पड़ेगा। त्रिभुज ABC व ADE व त्रिभुज ADE, इन दोनों को पहले अपन समरूपसित करते हैं। तो देखिए कोण A बराबर कोण A, क्योंकि कोण A जो है छोटे वाले त्रिभुज में भी है, कोण A बड़े वाले त्रिभुज में भी है। अतः अपन क्या कहेंगे कि A है वो उभयनिष्ठ है। A क्या है, उभयनिष्ठ, कॉमन है ये, इसलिए ये बराबर है। दूसरा कोण ADE बराबर कोण ABC, ये दोनों कोण भी क्या है, संगत कोण हो गए आपस में एक दूसरे के, तो ये दोनों कोण भी बराबर हो गए। तो AA समरूपता कसौटी से क्या हुआ, त्रिभुज ADE समरूप हैं त्रिभुज ABC के, ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। तो इसका मतलब अब हम इसमें थेल्स प्रमेय लगा सकते हैं। देखिए अब थेल्स प्रमेय लगाते हैं तो वही बात, किन्हीं भी दो समरूप त्रिभुज जो त्रिभुज होते हैं उनका क्षेत्रफल किसके बराबर होता है, भुजाओं के वर्गों के। तो अपन ने क्या किया, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, एरिया है ये, एरिया ऑफ बटा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। अब ADE की भुजा अपन ने AD ले ली, तो AD स्क्वायर बटा इसकी अपन ने भुजा AB ले ली, तो क्या हो गया AB स्क्वायर। AD स्क्वायर कितना है, AD कितना है 2 है, तो 2 का स्क्वायर बटा AB कितना है 3 और 2, 2 और 3 5 है, तो 5 का स्क्वायर, तो 4:25 इनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। आंसर आ जाएगा 4:25 या 2:5 भी लिख सकते हो आप इसको। तो ये इनका क्षेत्रफल आ जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। दिया हुआ है कि एक आकृति दी हुई, आकृति में अक्ष का मान A, B एवं C के पदों में ज्ञात कीजिए। A, B एवं C के पदों में ज्ञात कीजिए। आकृति देखिए जो दी हुई है, बना लेते हैं अपन। त्रिभुज A, यहाँ पर कोण A, कोण C, कोण F दिया हुआ है, ये एक भुजा और है, यहाँ पर ये B है, यहाँ पर D दिया हुआ है। ये जो कोण है वो 50 डिग्री का, और ये भी कोण 50 डिग्री का दिया हुआ है। ये जो EFA भुजा, इसको स्मॉल a से दर्शाया गया है, और इसको स्मॉल b से यहाँ तक स्मॉल b से दर्शाया गया है,
और ये जो है वो स्मॉल सी से दर्शाया गया है, और ये जो भुजा यहां से यहां तक है डीबी, वो अक्ष है। तो देखिए अब अपन को इसके जो मान है वो किस में करने हैं, अक्ष में प्रतिपादित करने हैं। इस सवाल में हम इसको अक्ष में प्रतिपादित करते हैं। पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस छोटे त्रिभुज को और इस बड़े त्रिभुज को समरूप त्रिभुज सिद्ध करना पड़ेगा, क्योंकि कभी भी त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं तो वो त्रिभुज समरूप होने जरूरी है। तो पहला जो त्रिभुज है CBD, त्रिभुज CBD, वह दूसरा त्रिभुज है CAF, त्रिभुज CAF। देखिए इन दोनों में कोण C बराबर कोण C है, कोण C दोनों में आ रहा है, तो कोण C क्या हुआ, उभयनिष्ठ हो गया, कोण C उभयनिष्ठ हुआ। और उसके अलावा देखिए कोण 50 दोनों में बराबर दिया हुआ है, कि कोण 50 का है वो बराबर दिया हुआ है, तो कोण CBD, कोण CBD बराबर कोण CAF, कोण CAF बराबर भी 50 डिग्री है। तो समरूपता कसौटी क्या हुई, AA समरूपता कसौटी से त्रिभुज CBD समरूप है त्रिभुज CAF के। अगर ये समरूप है तो अपन इस पे वही अपनी हेल्स पर में लगाते हैं, CA बटा CB। पहले अपन क्या लिख देते हैं इसमें, CA बटा CB। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, अतः CA बटा CB, CA बटा, या आप इसको CB बटा CA भी लिख सकते हो, इसको ऐसा भी लिख सकते हो CB बटा CA। तो उस साइड में वही लेना है। अगर आप CB बटा CA लिखते हो तो उधर भी वही लेना है। अगर आप इधर ये लिखते हो तो दोनों साइडों का अनुपात सेम होना चाहिए। तो CB बटा CA बराबर, अब ये देखें यहां पर क्या लेना है आपको, इसकी एक भुजा BD, इसकी एक भुजा AF, BD बटा AF। अब इसको वापस समझें, ये जो बड़ा वाला त्रिभुज है अपन ने इसकी भुजा एक ली, छोटे वाले की CB और बड़े वाले की कौन सी ली, CA, CB बटा CA। ये जो भुजा ये छोटे वाले त्रिभुज की है और ये भुजा ये वो बड़े वाले त्रिभुज की है। तो दूसरा अपन ने ले लिया इसकी BD बटा F है, या AF लिख सकते हैं। अब आप इनके मान लिख दीजिए। CB, तो CB के बीच में अपन ने क्या लिखा हुआ है, इसको अपन ने C माना है, तो CB की जगह अपन ने क्या लिख दिया, स्मॉल c बटा CA। C और A यहां तक है तो B प्लस C हो गया। यहां से यहां तक की दूरी क्या हो गई, B प्लस C बराबर BD क्या है, B और D, BD अक्ष है, बटा AF, AF को अपन ने स्मॉल a मान रखा है, ये लीजिए। अब हमें अक्ष के रूप में चाहिए तो a को यहां पे भेज दीजिए। तो अक्ष बराबर क्या आ जाएगा, अक्ष बराबर आ जाएगा AC बटा B प्लस C। अक्ष बराबर क्या आ जाएगा, AC बराबर x बराबर AC बटा B प्लस C। तो इस सवाल को हमने क्या किया, ये जो मान है वो ABC के पदों में अक्ष के मान को व्यक्त किया है इस तरह से आपको। लेकिन ध्यान ये रखना है कि अगर कोई भी समरूप त्रिभुज की बात आए तो आप किन्हीं दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल की बात आए तो इस लाइन को याद रखना है, वह त्रिभुज समरूप होने चाहिए, ये याद रखना है। अगला सवाल है, सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की एक भुजा पर, सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की एक भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज, बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के
क्षेत्रफल का आधा होता है। यह हमें प्रूव करना है। तो देखिए पहले अपन चित्र बनाते हैं कि एक वर्ग, तो ये मैंने बना लिया एक वर्ग, ए बी सी और डी, इसको नाम दे दिया कि एक भुजा पर, यानी वर्ग की कोई एक भुजा ले लें, ये अपन ने एक भुजा ले ली, बनाए गए समबाहु त्रिभुज, यानी यहां पर भी एक समबाहु त्रिभुज बनाना है, एक भुजा पर भी। चित्र को समझें, किसी वर्ग की एक भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज, तो हमने कोई भी एक वर्ग ले लिया, वर्ग की कोई भी एक भुजा ले लीजिए, अपन ने ये इसकी एक भुजा ली, इस पर भी समबाहु त्रिभुज बना दिया। बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका जो क्षेत्रफल है वो क्या है, उसी भुजा पर बनाए गए उसी वर्ग के, लिख दीजिए यहां पे, उसी वर्ग के विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का। तो ये वर्ग है, ये वर्ग का क्या हो गया, विकर्ण। इस विकर्ण पर भी एक और समबाहु त्रिभुज बनाना है, तो हमने इस विकर्ण पर भी एक और समबाहु त्रिभुज बना लिया। अब इसका जो क्षेत्रफल है इस समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है, ये अपन को तय करना है। तो इसको मैंने नाम ई दे दिया, इसको मैंने नाम यहां पर एफ दे दिया। अब इस सवाल को हल करते हैं कि इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इस समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। तो देखिए सबसे पहले ए बी सी डी एक वर्ग है, प्रश्नानुसार ए बी सी डी क्या है, एक वर्ग है। अतः वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। वर्ग के सारे कोण होते हैं वो जो 90 डिग्री एंगल के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। तो ये जो त्रिभुज दिख रहा है आपको, त्रिभुज डी सी ए बी सी डी, अतः त्रिभुज बी सी डी क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। यह त्रिभुज क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। तो हम समकोण त्रिभुज में क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय क्या लगेगी, बीडी स्क्वायर बराबर बीसी स्क्वायर प्लस सीडी स्क्वायर, बीसी स्क्वायर प्लस सीडी स्क्वायर लगा दिया। अब देखिए हमें पता है कि वर्ग की सारी भुजाएं बराबर होती हैं, वर्ग की सारी भुजाएं इक्वल होती हैं। तो ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी है। तो सी डी और ये देखिए बी सी और सी डी आपस में बराबर है। बी सी बराबर क्या है, बी सी और सी डी बराबर है आपस में। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर बी सी की जगह, यहाँ पे मैं बी सी की जगह सी डी भी लिख सकता हूं, क्योंकि वर्ग की भुजाएं जो बराबर है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, बी डी स्क्वायर बराबर सी डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। तो अपने पास आ जाएगा बी डी स्क्वायर बराबर बी सी प्लस सी डी है, बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। बी सी की जगह अपन ने सी डी लिख दिया, सी डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, बी डी स्क्वायर बराबर क्या आ गया, 2 सी डी स्क्वायर। ये अपनी समीकरण नंबर 1 हो गई, ये समीकरण नंबर 1 हो गई। अब देखिए आगे अपन चलते हैं, एरिया ऑफ त्रिभुज DCE या DEC, त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल बटा एरिया त्रिभुज DFB का क्षेत्रफल, DFB का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा। जब देखिए पहली बात तो ये दोनों समबाहु त्रिभुज थे, दोनों क्या थे, समबाहु त्रिभुज थे। तो समबाहु त्रिभुज आपस में क्या होते हैं, समरूप होते हैं। हमें इनको समरूप करने की आवश्यकता नहीं होती। 2 वृत्त, 2 समबाहु त्रिभुज, 2 वर्ग, ये सारे की सारी आकृतियां आपस में ऑलरेडी समरूप होती हैं। तो अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो हम इसमें त्रिभुजों की क्षेत्रफल वाला रूल लगा सकते हैं कि किन्हीं 2 समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल उनकी भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल, इसकी अपन ने एक भुजा CD ले ली, तो सी डी स्क्वायर बटा इस त्रिभुज की अपन ने एक भुजा बी डी ले ली, तो बी डी स्क्वायर, क्योंकि ये इनकी एक भुजा है, इनके वर्गों के अनुपात के बराबर अपन ने ये कर दिया। तो अब आएगा एरिया ऑफ DEC बटा एरिया ऑफ DFB बराबर सी डी स्क्वायर बटा बी डी स्क्वायर। बी डी स्क्वायर की जगह समीकरण 1 से मान उठा लीजिए,
बी डी स्क्वायर की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, 2CD स्क्वायर। तो यहां पर लिख दिया 2CD स्क्वायर। CD स्क्वायर से CD स्क्वायर कट गया, यानी क्या बचा, 1/2 यानी कि आधा। ये इसका क्या होता है, हाफ होता है। अपन को यही सिद्ध करना था। तो बच्चों अपन ने आज समरूप प्रश्नावली जो समरूपता है उसके काफी सवाल हल किए। कुछ दो सवाल एक दो बीच में अपन ने एक जैसे सवाल उनको छोड़ा है, उनको आप घर पे हल करेंगे और पूरी प्रैक्टिस के साथ उनको पूरा करेंगे, ताकि आने वाले परीक्षा परिणामों में आपका रिजल्ट बेहतर आए, अच्छा आए। जय हिंद।